गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंडिकेटर्स टू डिटेक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। पहले समझते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट मैं किसे कह रहा हूँ, फिर देखेंगे इंडिकेटर। दो टॉपिक है। पहला इक्विवेलेंस पॉइंट समझ लो। एसिड बेस इंडिकेटर में इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है जब एसिड का कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाए, N1V1 एसिड का और N2V2 बेस का इक्वल हो जाए, मींस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो सारे का सारा सॉल्ट बन जाएगा, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। और पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे पता चलता है? सॉल्ट बन जाता है, इसके लिए हमने टॉपिक पढ़ा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। डिपेंड करता है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग का भी हो सकता है, वीक वीक का भी हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसी सॉल्ट बन जाएगा पूरी तरह, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हम कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। थ्योरेटिकली N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होगा, है ना, उसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे आ गया, हमें कहते हैं 0.1 मोलर 100 ml एसिटिक एसिड है, is neutralized by 0.1 molar NaOH. Find out pH at equivalence point. तो कितनी हो जाएगी pH? हम कैसे निकाल लेंगे pH? हमें पहले तो इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम इसका डलेगा ताकि इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाए। तो हमें पता है एसिटिक एसिड का N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2 के, ये 0.1 इंटू 100 है। तो NaOH कितना लगेगा वॉल्यूम, ऐसा हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमने मोल कंसेप्ट में भी पढ़े थे भी, कितना वॉल्यूम इसका डल जाएगा। नॉर्मेलिटी NaOH की कितनी है 0.1, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे कितना वॉल्यूम डल जाएगा। 0.1 कैंसिल, हम कहेंगे 100 ml डल जाएगा। अब एसिटिक एसिड NaOH
रिएक्ट कर जाएंगे, सोडियम एसीटेट बन जाएगा और वाटर। ये 0.100 है, मीन्स 10 है, ये भी 10 डल गए, 0 0 बचेगा, ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। लेकिन हमें ये वाला चाहिए सॉल्ट, कितने मिली इक्विवेलेंट्स आ गया, इसे मिली इक्विवेलेंट्स ले लेते हैं हम। मिली इक्विवेलेंट्स इसलिए क्योंकि वॉल्यूम एमएल में है, अगर लीटर में होता तो इक्विवेलेंट आ जाते। अब ये सॉल्ट बन गया, इसका हमें पीएच निकालना है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हमें पता है बेसिक होगी पीएच मोर देन 7 होगी, तो इसका हमने एक फॉर्मूला याद कर रखा है, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस होगा हाफ पीके प्लस log सी। के हमें गिवन होगा, दिया जाएगा। कंसंट्रेशन हमें यहाँ निकालनी है, और कंसंट्रेशन हम ऐसे निकालेंगे भी इसके 10 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, लेकिन डिवाइड वॉल्यूम याद रखो टोटल हो जाएगा। 100 ml इसका था, 100 ml इसका था, तो इस सॉल्ट के लिए वॉल्यूम टोटल 100 नहीं लेंगे, कितना ले लेंगे 200, तो दोबारा इसकी जो नॉर्मेलिटी निकलेगी बेटा 10/200 निकल जाएगी। इनटू 1000 नहीं कर रहे क्योंकि ये चलो मिली, चीटी क्लास ज्वाइन कर रहे। प्रॉब्लम आ रही है बेटा। ये मिली इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, डिवाइड ml आ जाएगा, और ये सॉल्व करके आपका कंसंट्रेशन आ गया 1/20, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100/20 इंटू 10⁻², मीन्स 5 इंटू 10⁻²। ये कंसंट्रेशन सीख लो, आपने इक्विवेलेंस पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा कितना हो गया टोटल, ऐसे रिएक्शन लिखना है जैसे हमने बफर में लिखना सीखा था, सारे का सारा सॉल्ट बन जाएगा, N1V1 N2V2 रिएक्ट कर जाएंगे, ये बन जाएगा। लेकिन नई कंसंट्रेशन में वॉल्यूम टोटल लेना होता है, और वॉल्यूम टोटल हम ऐसे ले लेंगे, ये कंसंट्रेशन आ गया। अब इसे यहाँ पुट करके ये हमें गिवन होता है, हम पीएच निकाल लेंगे। लेट अस अज्यूम के हमें दिया हुआ है 10⁻⁵, तो पी के तो मेरा आ गया 5, एक तो मैं ये वैल्यू यहाँ भर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मुझे log c चाहिए, तो log में 5 इंटू 10⁻² निकाल के रख लेता हूँ, 2 माइनस log 5, 2 माइनस log 5 होता है 0.7, 1.3। ये दो वैल्यू यहाँ पुट करके हम पीएच बता देंगे। पीएच हमारा कितना आ जाएगा, 7 प्लस हाफ पी के ए 5 प्लस कंसंट्रेशन का log ले लिया हमने 1.3, माइनस का आएगा, ये माइनस का आया था, ये प्लस का था, माइनस का 1.3 आया, क्योंकि माइनस की 2 थी ना पावर, और log 10 के बाद -2 का कितना आएगा, -2। चेक करो, ऐसे हम निकाल लेंगे। इसे आप सॉल्व कर लेना, क्या आ गया, 7 प्लस हाफ 5 माइनस 1.3, 3.7 का हाफ, ठीक है। फिर से देखो हमने क्लास में किए हैं, सॉल्ट आपको सीधा देता था ना, इतनी कंसंट्रेशन है, पीएच निकाल दो। हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूले थे, पीएच 7 प्लस वाला था, 7 माइनस वाला था, एक वीक एसिड वीक बेस का। इसमें एक चेंज क्या है कि आपको कंसंट्रेशन दी नहीं जाएगी, आपको कह देगा भी ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कितना वॉल्यूम डलेगा और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रिएक्शन लिख के देखना पड़ेगा कि बना कितना, इसका कंसंट्रेशन नया निकालना पड़ेगा खुद से, और ये कंसंट्रेशन सीख लो कैसे निकालना है, बस ये अलग है। अब इसका इक्वलेंस पॉइंट पे पीएच इतना आ गया, अप्रोक्सीमेट 7 प्लस, अगर ये 3.8 होता तो 1.9 हो जाता, 1.85, 8.85 के आसपास। अब ये आ गया इक्वलेंस पॉइंट पे पीएच 8.85। ये इक्वलेंस पॉइंट पे पीएच कितनी भी हो सकती है, 7 आएगी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 ही रहती है, आपको पता है। वीक एसिड वीक बेस है तब भी क्लोज टू 7 रहती है। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, या बेस
स्ट्रॉन्ग है, फिर थोड़ा सा चेंज होता है, ये मोर देन 7 रहता है, जैसे अभी आया 8.85, कितना भी हो सकता है, ये लेस देन 7 होगा, 3 4 5 अलग अलग होगा। ठीक है, पहले तो ये चेक करो, ये समझ आ गया आपको इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है और कैसे निकालना है, कितना वॉल्यूम डलेगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ही टॉपिक है, इक्विवेलेंस पॉइंट पता करना। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। ये इक्विवेलेंस पॉइंट हमें पता कैसे चलेगा, हम प्रैक्टिकली लैब में से करवाते हैं, तो इसे कहते हैं, वर्ड देते हैं टाइट्रेशंस, एसिड बेस टाइट्रेशंस। हम लैब में इक्विवेलेंस पॉइंट पता करते हैं कैसे, एसिड को बेस से न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हैं और पता करना है कि न्यूट्रलाइजेशन कब खत्म होगा। मान लो यहाँ हमने एसिड ले लिया, कोई 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया, फिर से 100 ml, वहां आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पता करने को कहेगा। ऊपर से NaOH डाल रहे हैं, है ना, 0.1 मोलर। मुझे पता है जैसे ही 100 ml डल जाएगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, पूरी तरह न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली बेटा वहां पे एक चीज मिसिंग होती है, ये वाली कंसंट्रेशन दी नहीं जाती, और ये कंसंट्रेशन आपको पता करना होता है। और अगर ये कंसंट्रेशन मुझे खुद से पता करनी होगी तो चेक करो, ऊपर से जो ब्यूरेट होती है, इसे ब्यूरेट कहते हैं, ऊपर से ये कैलिब्रेटेड होता है, इस पे ऐसे 1 2 3 4 ml लगे होते हैं। इसमें जो हम NaOH लेते हैं वो तो मुझे पता है कंसंट्रेशन, मैं डालूंगा 100 ml, फिर एक एक ड्रॉप करके इस पे हम डाल लेंगे। ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी है ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, N1V1 N2V2। जो ऊपर ब्यूरेट में लेते हैं ये तो हमें नोन होता है, जो नीचे फ्लास्क में लेते हैं ये अननोन होता है। तो किसी अननोन एसिड या बेस की कंसंट्रेशन निकालने को हम कहते हैं टाइट्रेशन। तो व्हाट इज टाइट्रेशन? टू फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन एसिड और बेस। और वो कैसे निकालेंगे? ऊपर से एक हमें पता होगा, वो डालते रहेंगे एक एक ml करके, जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट हमें पता भी एक का एसिड का ये इक्वल हो जाएगा बेस के, इनमें से एक की नॉर्मेलिटी हमें पता रहेगी, जैसे इसमें मुझे NaOH की पता है, एक की नहीं पता रहेगी, वो मैं निकाल दूंगा। ये जो प्रैक्टिकल होता है बेटा, इसे कहते हैं टाइट्रेशन। तो व्हाट इज टाइट्रेशन? टू फाइंड आउट नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेस। उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई नॉन वॉल्यूम ले लेते हैं 100 ml या 50 ml, ऊपर से ब्यूरेट भर लेते हैं, उसमें नॉर्मेलिटी भी नॉन है, एक एक ड्रॉप करके इसमें डालेंगे। जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा हम कहेंगे N1V1 इक्वल टू हो गया N2V2 के, पता कर लें। ठीक है, यहाँ तक कोई पूछना है किसी ने? टाइट्रेशन समझ आ रहा है? अब चलते हैं, हमें तो अभी तक क्वेश्चन में बताया जाता था भी इतना डल गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, नॉर्मेलिटी बता दो। लेकिन एग्जैक्टली जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंस पॉइंट, हम ऊपर से एक एक ड्रॉप करके डाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीकर में हमें दिखेगा कब, कैसे पता चलेगा कि कितने ml डालने के बाद N1V1 N2V2 के इक्वल हो जाएगा? ये तो 100 ml तब है ना बेटा, तब पता है आपको, अगर हमें इसकी कंसंट्रेशन पता है। मान लो इसकी कंसंट्रेशन पता ही नहीं, तो फिर हमें थोड़ा ना पता भी 100 ml लगेगा या 20 ml लगेगा या 50, तो फिर मैं एक एक ml करके डालता हूँ ड्रॉप,
यहाँ मुझे कोई विजिबल चेंज चाहिए जो मुझे बता दे भी इक्वलेंस पॉइंट आ गया तो मैं ऊपर से वॉल्यूम और डालना बंद कर दूं, मुझे पता चल जाए भी मेरा वीएमएल डल गया। वीएमएल डल गया, मोलैरिटी पता है, नीचे से वॉल्यूम पता है, इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता थी, निकल जाएगी। वो विजिबल चेंज इक्वलेंस पॉइंट पे हमें कौन बताता है? वो बताता है इंडिकेटर। तो इक्वलेंस पॉइंट पता करने के लिए कौन हेल्प करता है? आंसर है इंडिकेटर्स। यहाँ इंडिकेटर का काम स्टार्ट होता है। हम बीकर में कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल देते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। उनका काम क्या होगा? जैसे N1V1 N2V2 हो जाएगा, दे शो कलर चेंज एट इक्वलेंस पॉइंट। जैसे इक्वलेंस पॉइंट आ जाएगा बेटा, कलर चेंज दिखाते हैं। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हमें मिल जाए तो हमें बता दे कि N1V1 N2V2 इक्वल हो गया, कलर चेंज हो जाए, रेड से ब्लू हो जाए, ब्लू से पिंक हो जाए, तो क्या ऊपर से ब्यूरेट में से जो मैं डाल रहा था वो डालना बंद कर दूंगा तो क्या मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा भी कितना डलेगा NaOH का? सोचो, अगर NaOH का वॉल्यूम पता चलेगा तभी तो ये इसकी नॉर्मेलिटी एसिटिक एसिड की जो अननोन है वो पता चलेगी। तो मान के चलते हैं कि बीकर में कोई ऐसा केमिकल है जो हमें जैसे ही N1V1 N2V2 इक्वल हो जाएगा अपना कलर चेंज कर लेता है, और उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, कितनी पीएच पे कलर चेंज करेगा, यही चीज हमने इंडिकेटर के बारे में समझनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिकेटर हैं क्या और कलर चेंज कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिकेटर्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जनरली ऑर्गेनिक वीक एसिड्स हैं कुछ एक हमें मिले, या वीक बेस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जनरली शो different colors in their ionized and unionized form. एसिड भी हो सकते हैं वीक, बेस भी हो सकते हैं। कुछ एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतना मान के चलो भी एसिड भी हो सकते हैं वीक, बेस भी हो सकते हैं वीक। तो पकड़ उनके बारे में एसिड और बेस वीक जो हैं कोई प्रॉब्लम आएगी मैडम फोन करके बता देना, ठीक है। इनका अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड फॉर्म, ये अलग अलग कलर होगा। दिस इज अनआयोनाइज्ड, दिस इज आयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड, ये आयोनाइज्ड, ये अलग अलग कलर होगा, अलग अलग कलर होते हैं। और इनके अलग अलग कलर होने की वजह से एक पर्टिकुलर पीएच पे ये कलर चेंज दिखाते हैं। स्ट्रक्चर में इसलिए नहीं बता रहा, जैसे एक इंडिकेटर हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है, +2 में आएगा। एक इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन, आपने 10 तक भी सुना होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा कैसा काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है इसका। तो मुझे नहीं लगता कि इसे हमें कोई याद रखने की जरूरत है इस चैप्टर के लिए। हाँ, हमें सिर्फ ये देखना है भी यहाँ से जो OH लगे हैं ये एसिड का काम कर रहा है। जैसे ही H पॉजिटिव निकल जाएगा O नेगेटिव रह जाएगा तो आयनाइज फॉर्म बन जाएगी। और कलर अलग अलग है, इसका खुद का कलर तो कलरलेस होता है बेटा, लेकिन ये वाला जो है ये पिंक कलर होता है। तो फिर इंडिकेटर सारे तो नहीं हो सकते, बहुत ही रेयर कोई 5 7 10 कंपाउंड हमें ऑर्गेनिक में ऐसे मिल गए कि जिनमें
जब वो आयोनाइज्ड है तब कलर डिफरेंट दिखाते हैं, जब वो अनआयोनाइज्ड है तो कलर क्या दिखाते हैं, डिफरेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया फिनोल्फोथलीन, ये वैसे तो कलरलेस होता है, लेकिन अगर आयोनाइज हो जाएगा तो पिंक कलर दिखाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए भी कितनी पीएच के आसपास ये कलर चेंज दिखाता है, तो मैं इसे इंडिकेटर यूज कर लूंगा अकॉर्डिंग टू कि मेरे इक्वलेंस पॉइंट पे पीएच कितनी आती है, क्योंकि इक्वलेंस पॉइंट पे पीएच 7 भी हो सकती है, लेस देन 7 भी हो सकती है, 3 4 5 मोर देन 7 भी हो सकती है। मान लो पीएच इक्वलेंस पॉइंट पे 9 आती है, तो मैं इंडिकेटर इनमें से ढूंढूंगा जिसका कलर चेंज 9 के आसपास हो। तो अगर 9 के आसपास कलर चेंज होगा तो वो मेरा इंडिकेटर सूटेबल होगा। जैसे आप फिनोल्फथलीन पढ़ेंगे हम आगे, फिनोल्फथलीन बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसकी जो चेंज होता है कलर वो 9 के आसपास ही होता है। अब फिर हमें कैसे पता चलेगा भी किसी इंडिकेटर का पीएच कितने पीएच पे कलर चेंज होगा, वो पीएच हमने निकालना है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर की पीएच निकालने जा रहे हैं। पहले मैं निकाल रहा हूँ पीएच ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। अगर एसिड इंडिकेटर है तो उसका पीएच कैसे निकलेगा, एसिड एच पॉजिटिव ए नेगेटिव बन गया। इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। मान लेते हैं अभी कि इसका कलर रेड था और इसका ब्लू है, मान लिया। तो इसके लिए पीएच का एक इक्वेशन आ जाएगा, कैसे, इसका के ए होगा एच आई इंटू ए नेगेटिव डिवाइड एच ए। और अगर एच एन निकालें, पीएच निकालें, तो एच एन इज इक्वल टू के ए इंटू एच ए डिवाइड ए नेगेटिव, अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड आयनाइज्ड फॉर्म। और इसका अगर पीएच लें, चेक करना क्या ये आपको हेंडरसन इक्वेशन की नहीं याद दिला रहा, वो ड्राइव करते थे हम हेंडरसन इक्वेशन, बस इसे हम सॉल्ट मानते थे, इतना ही फर्क है। तो अगर इसका माइनस लॉग लेने दोनों साइड, तो पीएच बन जाएगा माइनस लॉग के माइनस लॉग एच ए अपॉन ए नेगेटिव। अलग अलग कर दिया मैंने माइनस लॉग दोनों का। सोचो कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, हेंडरसन इक्वेशन याद कर लेना, वो सेम ही है। अगर प्लस लिख ले तो लॉग ऊपर ए नेगेटिव, नीचे आ जाएगा एच ए। बस यहाँ हम उसे वहां पे सॉल्ट कहते थे बेटा, इसे हम कहेंगे ऊपर आनायन, ऊपर आयोनाइज्ड फॉर्म, ऊपर आयन वाली फॉर्म। आयन मींस कंजुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो ये क्या हो गया, कंजुगेट बेस। और ये तो हेंडरसन इक्वेशन ही बन गई आपकी, चाहे आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड कह दो, चाहे याद रखने के लिए याद कर लो। दिस इज सिमिलर टू कौन सा इक्वेशन था, हेंडरसन इक्वेशन। सिमिलर लिख रहा हूं मैं याद करने के लिए। यहां तक चेक करो पहले। अगर कोई वीक एसिड है, अगर कोई वीक एसिड है तो वो ऐसे इक्वेशन होगा, Hatch. और उसके लिए के निकाल के हम पी के निकाल के ऐसे निकाल देंगे पीएच। पीएच कितना हो जाएगा, ये पीएच हो गया। हेंडरसन इक्वेशन बन गई, चेक करो। पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग कंजुगेट बेस अपॉन एसिड, है ना। अब जरा कलर देखते हैं। ए नेगेटिव का कलर मैंने क्या माना है, ब्लू, और इसका कलर क्या माना है, रेड।
तो अगर मैं ऐसे पीएच का इक्वेशन लिख दूं, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऊपर ब्लू नीचे रेड, तो ये पीएच आ गई। तो मुझे ब्लू कलर भी दिखाई दे सकता है, रेड भी दिखाई दे सकता है, और मैं ऐसे मान लेता हूं कि ब्लू और रेड अगर मिक्सचर में हो, दोनों ही होंगे ब्लू और रेड, तो मुझे एक कलर क्लियर कट कब दिखेगा? हम मान के चलते हैं कि अगर 10 टाइम एक की कंसंट्रेशन दूसरे के 10 टाइम हो जाएगी, तो तब तो मुझे क्लियर दिख ही जाएगा। जैसे अगर ब्लू कलर देखना है आपने, तो नेकेड आई से ब्लू हमें बहुत क्लियर कट दिखेगा अगर ब्लू की कंसंट्रेशन, वैसे तो 5 गुना होने से भी दिख जाएगा, चलो हम मैक्सिमम रेंज लेते हैं कि ब्लू क्लियरली कब दिखेगा? रेड और ब्लू में से जब ब्लू 10 गुना हो जाएगा, और ब्लू 10 गुना का मतलब पीएच पी के प्लस लॉग 10 मीन्स पी के प्लस 1 होगा जब ब्लू कलर दिखेगा। ऐसे मेरी आइज को रेड कब दिखेगा क्लियर? जब रेड की इंटेंसिटी कितनी हो, 10 गुना हो किससे? ब्लू से। फिर देखना क्या पीएच इज इक्वल टू पी के -1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 10 आ जाएगा, तो 1/10, 1/10 को -1 लिख लेंगे, है ना। इट मीन्स इसका कोई एक कलर कब दिखेगा? पीके के आसपास दिखेंगे बेटा कलर। पीके से ज्यादा जाते हैं +1 की तरफ तो कलर एक दिखेगा ब्लू, पीके से कम जाते हैं तो कलर दिखता है रेड। ये रेंज कही जाती है पीएच की, से कहते हैं पीके +-1 रेंज ऑफ इंडिकेटर। किसी भी इंडिकेटर का कलर दिखने का एक रेंज है, +-1 है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तक कुछ पूछना बेटा? यहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको। तो इससे हमारा पीएच का इंडिकेटर का कलर चेंज आ गया, पीके +-1। ये इसके पीके पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लेते हैं किसी का पीके, मान लो किसी का पीके 4 है, उसका एक रेंज बन गया कलर का। 4 पीके है तो 5 तक जाएगा या फिर 3 तक आएगा। 3 से नीचे एक अलग कलर दिखाएगा, कलर 1। इसके आगे कलर अलग दिखाएगा, कलर 2। ब्लू रेड वाला ही मान लेते हैं, ये वाला जो हमने ऑप्शन दिया। मान लो इसका पीके 4 है, तो ब्लू दिखता है +1 पे, मीन्स 5 या इसके आगे तो जाएंगे ब्लू कलर दिखेगा। इधर कौन सा दिखेगा? रेड दिखेगा। और सपोज कोई ऐसा सोल्ट है हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, और बाय चांस हुआ कि उसका पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट वो इस रेंज में आता है, 3 और 5 के बीच में आता है। 3 और 5 के बीच में आता है, 3 पॉइंट समथिंग आ जाए, 4.1 आ जाए, 4.2 आ जाए, तो इंडिकेटर उसके लिए बढ़िया रेंज, बढ़िया इंडिकेटर साबित होगा। क्योंकि जैसी उसके इक्विवेलेंस पॉइंट वाली पीएच पहुंचेगी, तो इसका कलर 3 से नीचे एक अलग होगा रेड, एकदम जब 5 चल जाएगा तो एक से ज्यादा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ब्लू, है ना। तो फिर हमें पता चल जाएगा अभी इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, ऊपर से ब्यूरेट से डालना हम बंद कर देंगे, वॉल्यूम नोट कर लेंगे और फॉर्मूला लगा लेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये इंडिकेटर का मेन रोल रहता है। इसका मतलब ये रेंज
हर एक इंडिकेटर की अलग अलग है, उसके पीके पे डिपेंड करती है। और ये रेंज से ही हमें पता चलेगा भी हमारा जो टाइट्रेशन चल रहा है उनके लिए कौन सा सूटेबल इंडिकेटर रहेगा। मुझे में आइडिया हो जाएगा भी ये सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, वीक एसिड का है। उससे हमें इंडिकेटर सेलेक्ट करना होता है, उससे हम इंडिकेटर सेलेक्ट करके ऑप्शन ले लेते हैं, है ना। तो देखो पहले कहानी देखो, कहानी समझ आई कि नहीं। हमने कहानी स्टार्ट की टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन में हम एक एसिड का कंसंट्रेशन पता लगाने की कोशिश करते हैं, और वो एक एसिड का कंसंट्रेशन पता कैसे लगता है, उसका वॉल्यूम हमें पता होता है, वो नीचे ले लेते हैं फ्लास्क में। ऊपर ब्यूरेट में एक नॉन वॉल्यूम नॉन कंसंट्रेशन वाला भरते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डालते हैं। जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है हम कहते हैं N1 V1 N2 V2 हो गया। इससे एक की कंसंट्रेशन अननोन थी, वो पता चल जाएगी। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट पता कैसे चलेगा, इसमें हमें एक सूटेबल इंडिकेटर डालना है। वो इंडिकेटर क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। अगर वो कलर चेंज कर लेगा तो हम इसे ऊपर से और डालना बंद कर देंगे, रोक देंगे। जैसे ही कलर चेंज हुआ हमें पता चल गया इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, हमने ये डालना बंद कर दिया। कितना डला नोट कर लिया, 70 ml डल गया, 63 डल गया, 50, जितना भी डल गया नोट कर लिया। उससे हम करेंगे N1V1 इजिकल टू N2V2। तो यहाँ इंडिकेटर का रोल था बेटा। अब इंडिकेटर कलर चेंज कैसे करता है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक में कुछ एक वीक एसिड है या वीक बेस है, बाय चांस नेचुरली उनके आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो हैं अलग अलग कलर के हैं, उनको हमने इंडिकेटर बना लिया। जैसे फिनोल्फथलीन की एग्जांपल दी, ये वैसे कलरलेस रहता है लेकिन एक पर्टिकुलर पीएच पे पिंक हो जाता है। एक मिथाइल ऑरेंज है हमारे पास, एक मिथाइल रेड है, ऐसे कई इंडिकेटर्स हैं। लेकिन हर एक इंडिकेटर कब कलर चेंज करता है उसके लिए हमें उसका ये पीएच समझना पड़ेगा। और पीएच निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन सूटेबल आ गया, हेंडरसन। इससे हमने ये ले लिया भी हर एक इंडिकेटर की एक रेंज है, वो अपने पीके के आसपास कलर चेंज करता है। पीके के आसपास कलर चेंज करता है। अगर एक कलर देखना है अपने आयोनाइज्ड का, तो हमने मान लिया भी नेकड आई से आयोनाइज्ड क्लियर दिख जाएगा। अगर ये 10 गुना हो जाए, ये देखना है तो ये 10 गुना हो जाए। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पीएच में जा तो +1 जाता है 10 गुना ब्लू, अगर रेड देखना है तो -1 आता है। इट मीन्स हर एक की एक इंडिकेटर है उसके पीके के आसपास, पीके से ज्यादा एक आगे एक पीछे। इट मीन्स अगर आपका इक्विवेलेंस पॉइंट जो पीएच है वो इंडिकेटर के पीके आई कह देते हैं, कई बार पीके इंडिकेटर IN लगा देता है फॉर इंडिकेटर, ये पीके ही है, इसे पीके IN लिख देंगे इस टॉपिक में। अगर ये इक्वल आ जाए तो हम वो इंडिकेटर को सूटेबल मानते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा आगे जाने पे एक अलग कलर आएगा, थोड़ा सा पीछे जाने से अलग कलर आएगा। तो हमें पता चल जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, N1V1 N2V2 रोक देंगे, टाइट्रेशन हो जाएगी। तो हर एक इंडिकेटर की एक रेंज है, एसिडिक इंडिकेटर के लिए एक रेंज मैंने निकाल दिया आपको, pH इजिकल टू पीके के आसपास है, +-1 हो सकता है। एक आगे जाएंगे तो अलग कलर आएगा, पीछे जाएंगे तो अलग कलर आएगा। जैसे इसका 3 और 5, 3 से पहले रेड कलर है, पहले तो रेड कलर है, देखो ऐसे है, ऐसे एक स्ट्रिप मान लो, देख रहे हैं कि इधर रेड कलर है। फिर कौन सा ऐड होना लग जाएगा इसमें, ब्लू ऐड होने लग जाए, तो यहाँ ब्लू ऐड होने लग गया बीच में, है ना, ऐसे हो गया। लेकिन इधर ब्लू बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये तो आ गया बेटा 5। पहले पीएच कौन सी थी, 3। तो ऐसे एक स्ट्रिप बन गई कि 3 के और 5 के बीच बीच में ऐसे कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ये कलर चेंज हमें बाहर से दिखा, हमने ऊपर से ब्यूरेट बंद कर दिया डालना, और तब तक कितना डल गया ब्यूरेट में से वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, नोटेड फ्रॉम ब्यूरेट।
अगर वॉल्यूम नोट हो गया बेटा ब्यूरेट से तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा N1V1N2। तो एक्चुअली सारा सिस्टम ये है मेन तो टाइट्रेशन। हम प्रैक्टिकल जो करते हैं लैब में वो हम टाइट्रेशन ऐसे करते हैं कि किसी अननोन एसिड या बेस की कंसंट्रेशन निकाली जाती है, एक नोन होता है हमें, उसका हमें पता रहता है, वो ब्यूरेट में लेते हैं। एक अननोन होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? इंडिकेटर का। और इंडिकेटर का, हर एक इंडिकेटर का अपना एक रेंज है जिसपे वो कलर चेंज करता है, दैट इज इक्वल टू पीके प्लस माइनस वन। कौन सा इंडिकेटर लेना है कौन सी टाइट्रेशन में, वो हम रेंज से देखेंगे। एसिड के लिए मैंने आपको बता दिया पीएच रेंज। ऐसे बेस के लिए आप सीधा निकाल सकते हो खुद भी, बेस के लिए भी हेंडरसन इक्वेशन ही आ जाएगी। अगर बेस इंडिकेटर है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, तो आपका हेंडरसन इक्वेशन पीएच नहीं आता। याद है किसी को क्या आता है? पीओएच आता है। पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लोग, ऊपर सॉल्ट, सॉल्ट मतलब वी पॉजिटिव, नीचे बीओएच, सेम है। ऊपर आयोनाइज्ड फॉर्म, नीचे क्या होगा? अनआयोनाइज्ड। और इसके लिए रेंज जो हो जाएगी वो फिर से, अगर ये वाला कलर देखना है तो ये 10 गुना होगा, ये 10 गुना होगा तो log 10 1 हो जाएगा प्लस वन। लेकिन अगर ये वाला देखना है तो कौन सा? -1, तो पीओएच प्लस -1। बस इसमें पीओएच आ जाएगा तो पीएच आप खुद निकाल लोगे ना 14 माइनस करके। तो कहीं हमें एसिड मिलेंगे, कहीं बेस मिलेंगे, डिपेंड कर हो जाएगा बेटा ये। तो आपका मेन कंक्लूजन इतना है थ्योरी पार्ट, कि आपको इंडिकेटर के लिए दो इक्वेशनें मिल गई। एसिड इंडिकेटर के लिए पीएच इज इक्वल टू पी के आई एन लिखूंगा मैं यहाँ, ताकि तुम्हें पता चल जाए। ऊपर आयोनाइज्ड, नीचे अनआयोनाइज्ड है हेंडरसन इक्वेशन ही। बेसिक के लिए पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी, पी के इंडिकेटर प्लस लॉग, ऊपर आयोनाइज्ड नीचे अनआयोनाइज्ड। ठीक है, हर एक की अपनी एक रेंज है, उस रेंज के बेस पे डिसाइड होता है कि वो कौन सा टाइट्रेशन में सूटेबल है। हर एक के लिए अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया? ये तो होगी कहानी क्या है। अब हम समझ लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? कुछ है कि इंडिकेटर की मैं रेंज लिख रहा हूँ, आप याद कर सकते हो इसे, नहीं तो हमें दिया जाता है। एक है मिथाइल ऑरेंज, इसे कई बार सिंबल भी लिखा जाता है, ऐसे लिख देगा वो MEOH, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जैसे मैंने बताया। इसका इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में अलग कलर दिखाता है, बेसिक मीडियम में अलग कलर दिखाता है। मींस एक आयोनाइज्ड फॉर्म है, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, ऐसे मान के चलो। और इसका रेंज जो है वो अलग है। तो इसका जो रेंज है मिथाइल ऑरेंज के लिए, जो रेंज है वो आ रही है बेटा, एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर दिखाता है, यहाँ येलो दिखाता है, आयोनाइज्ड फॉर्म है ये। और इसका रेंज दिया हुआ है 3.1 टू 4.5। हम एसिडिक इंडिकेटर ले रहे हैं सारे जो ज्यादा यूज होते हैं। दूसरा एक मिथाइल रेड है, ये भी एसिडिक इंडिकेटर है। अनआयोनाइज्ड में इसका कलर आता है रेड, ये फिर से येलो, लेकिन इसकी रेंज जो है वो अलग है 4.2 टू 6.2, इसमें पी के अलग होगा इसका। तीसरा इंडिकेटर है हमारे पास फिनोल रेड। फिनोल रेड का रेंज उल्टा है, इसका येलो कलर होता है, इधर इधर रेड होता है। उसकी रेंज है 6.2 टू 8.2। और चौथा फिनोल फथलीन है, फिनोल फथलीन, जिसका आपको बताया पहले कलरलेस रहता है, बाद में बेसिक में कौन सा कलर आता है? पिंक। उसकी रेंज 8.2 से 10.2 के बीच में।
तो ये कुछ रेंज है इंडिकेटर्स की बेटा। इनमें से देखो, अगर हमारा टाइट्रेशन सोचो ऐसा है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे 7 के आसपास है पीएच, तो 7 के आसपास कोई बताओ, 7 के आसपास इनमें से 1 2 3 4 में से कौन सा ज्यादा सूटेबल रहेगा 7 के आसपास? तो हम कहेंगे भी 7 के आसपास ऑब्वियसली ये वाला सूटेबल रहेगा, है ना। 7 से ऊपर जाते हैं तो ये सूटेबल है, 7 से नीचे जाते हैं तो दोनों ही सूटेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हमारे पास 3 तरह के इंडिकेटर। क्लियर है? आपको कुछ ऐसा, पहले तो थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आपको कह दे इसकी टाइट्रेशन चल रही है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, बताओ इनमें से चारों में से कौन सा ज्यादा सूटेबल इंडिकेटर लग रहा है आपको जो होगा, नंबर बोल दो। तो हम कहेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये बेसिक होने वाला है, इक्विवेलेंस पॉइंट। और बेसिक में तो 7 से ज्यादा, फिर ये वाला सूटेबल है, फिनोल पथरीन 4 नंबर। ठीक है। लेकिन अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर दो ऊपर वाले सूटेबल है, क्योंकि एसिडिक होने वाले हैं, या तो 1 नंबर या फिर 2 नंबर, मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज। इसके बिना जो भी वीक एसिड वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके लिए 3 नंबर ज्यादा सूटेबल है, 6.2। क्लियर है? तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन के कौन सा कब यूज करना है वो हम इससे डिसाइड करते हैं। ये 2 3 आप याद कर सकते हो, अदरवाइज हमें तो दिया जाएगा, हमें तो लिख के दिया जाता है कि इसका ये रेंज है। हमें क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे स्टार्टिंग हमने की, यहाँ से क्वेश्चन उठाया पहला तो कि ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, इनमें से 8.85 आप निकाल लोगे, फिर देखोगे 4 इंडिकेटर देके उनकी रेंज लिखी जाएगी कौन सा सूटेबल है। तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रेंज के अंदर आना चाहिए, मिड में। जैसे 8.85 है तो कुछ 7 से 9 वाला रेंज चल जाएगा, या 7.5 से 9.5 वाला रेंज चल जाएगा। ए ऑप्शन दिया जाएगा 3 से 5, बी ऑप्शन 5 से 7, सी ऑप्शन 6 से 8, 7 ऑप्शन कुछ ऐसे 7.5 से 8.5। तो हमारा ये बीच में आना चाहिए, मिड में। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे भी हाँ ये है। रेयर है कि कभी आपको नाम लेके पूछा जाए, ये मैंने फिर भी 3 4 लिख दिए, आप याद कर सकते हो, अदरवाइज हमें तो दिया जाएगा भी इस रेंज इंडिकेटर की इतनी है ना। तो मेन काम तो ये था बेटा। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अब इसके बिना हमें क्वेश्चंस बनाने के लिए हेंडरसन इक्वेशन यूज करनी है, पी एच इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस लॉग, ऊपर आयोनाइज्ड नीचे अनआयोनाइज्ड। अगर बेसिक है तो पी ओ एच इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर मीन्स पी के पी प्लस लॉग, ऊपर आयोनाइज्ड नीचे अनआयोनाइज्ड। कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए कि आपने टॉपिक पढ़ा है नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन देगा। वो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जैसे पहला, कोई एसिडिक इंडिकेटर है, पहली बात तो एसिडिक इंडिकेटर है तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, फर्स्ट वाली। बेसिक है तो सेकंड वाली। कोई एसिडिक इंडिकेटर है, आपको कहते भी बता सकते हो इसका पी के इंडिकेटर तो दिया हुआ है, मान लो 4.2 है। पहला क्वेश्चन बता सकते हो इसकी रेंज क्या होएगी, तो हम कहेंगे यस बता सकते हैं। रेंज क्या है बेटा, +1 या फिर -1, इट मीन 3.2 से लेके 5.2। दूसरा, कौन सी टाइट्रेशन के लिए ज्यादा सूटेबल है, तो अगर 7 से कम है तो याद रखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए सूटेबल है ज्यादा। जैसे जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दे, तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है भी कितनी पीएच होएगी जब 80% आयोनाइज्ड फॉर्म होगा। सुनो, कितनी पीएच होएगी अगर 80% आयोनाइज्ड होगा, तो 80% आयोनाइज्ड के लिए पीएच बताना है कितनी है।
तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ क्या आएगा, 80% का मतलब आयोनाइज 80 हो गया, तो टोटल 100 में से अगर ये 80 हो गया तो ये कितना रह जाएगा, 20। ये आपको दिया हुआ है, पीएच निकाल देना। तो हम कहेंगे हाँ ये तो हम बता सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस लोग, बस ये ध्यान रखना 80% नीचे 20, पीएच इज इक्वल टू ये 4.2 दिया था प्लस log 4 निकाल लेंगे, 0.6 होता है, 4.8। तो ऐसे दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस ये दो इक्वेशन याद रखनी है मेन तो इंडिकेटर्स की, इससे हमारे क्वेश्चन ऐसे जैसे मैंने एसिड का करवाया है ऐसे बेस वाले आ जाएंगे, इसी के आप आगे क्वेश्चन पूछेगा। बाकी तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला बन गया, जैसे हमने बफर में क्वेश्चन किए हैं, कुछ भी पूछता रहे, आपको दे दे कि पीएच इतनी है, बताओ कितने परसेंट ये होगा, कितने परसेंट ये होगा, तो एक एक्स मान लो, एक 100 माइनस एक्स मान लो, तो पीएच पता तो ये निकल जाएगा ना। दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको दे देगा भी परसेंट इतना आयोनाइज्ड है, इतना अनआयोनाइज्ड है, तुम कर दोगे क्वेश्चन पीएच का, या तुम्हें दे देगा पीएच और तुमसे पूछेगा भी परसेंट आयोनाइज्ड है ना। तो बस ऐसे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ये इंडिकेटर का एक टॉपिक है। चलो बेटा दोनों क्वेश्चन मैं एक एक करके दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, at equivalence point pH is 4.5, suitable indicator। ऑप्शन पी के इंडिकेटर दिया हुआ है, पी के इंडिकेटर 3 है, पी के इंडिकेटर 4 है, पी के इंडिकेटर 8 है, या पी के इंडिकेटर 10 है। बताओ, अगर पी के इंडिकेटर दिया हुआ है फिर तो और इजी है, फिर तो बिल्कुल आसपास होने चाहिए जो भी क्लोजेस्ट है, क्योंकि इसकी रेंज बन गई 3 to 5, रेंज बन गई, इसकी रेंज बन गई एक आगे एक पीछे 1 to 3, इसकी रेंज बन गई 7 to 9, इसकी रेंज बन गई 9 to 11। तो हमारा रेंज में आना चाहिए, ये रेंज में आ रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ठीक होगा। ठीक है, जेई में बस ये मैंने जो लिख दिया ना इक्विवेलेंस पॉइंट, ये नीट में तो आपको दे देगा, जेई के लिए इक्विवेलेंस पॉइंट आपको खुद निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर दिया, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज रेड, अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज ब्लू। के ए दिया हुआ है 10 from -5, कैलकुलेट पीएच व्हेन रेड इज 75%। तो हमने देखा भी इंडिकेटर जो बात हो रही है के दिया हुआ है, तो एसिड होगा, और एसिड के लिए ही ज्यादातर आएंगे क्वेश्चन। पीएच का फॉर्मूला हेंडरसन इक्वेशन की तरह लगेगा, लॉग ऊपर आयोनाइज्ड नीचे अनआयोनाइज्ड, ये हमेशा ऊपर रहेगा, ये हमेशा नीचे रहेगा। यहाँ कलर दिए हुए हैं तो ठीक है, कलर भर लेते हैं। ये बताओ के और के इंडिकेटर सेम ही है, तो इसका पी के निकालते हैं, इसी को पी के आई एन लिखा जाएगा इस टॉपिक में, 5 प्लस लॉग आयोनाइज वाला रेड है, तो ऊपर रेड है बेटा, नीचे क्या है, ब्लू है। कितने परसेंट रेड है, 75%, तो 5 प्लस लॉग ऊपर 75, नीचे क्या होगा 25। इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 प्लस लॉग 3 5.48 है ना, चेक कर लो। रेड 75% की जगह ब्लू 75 हो सकता था, तब आप ब्लू 75 लेके कर लेते। तो जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं वो ऐसा एक दो तरह के क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं यही बनते हैं।
है ना। या फिर मैं तुम्हें दे दूं, ये pH 5.48 है ना, मैं तुम्हें उल्टा दे सकता था। मान लो मैं तुम्हें कहता कि एट pH 4.7 परसेंटेज ऑफ ब्लू बता दो, फिर तुम यही वाला केस कैसे करते। अब तुम्हें मैंने ये वाली इक्वेशन में ये वाली साइड बता दी, तो ये तुम खुद निकाल सकते हो। यस, pH कितनी है 4.7, ये 5 है प्लस लॉग। ऊपर कलर देख लेते हैं कौन सा है। ऊपर रेड रखना है, नीचे ब्लू रखना है, ठीक है। ऊपर रेड नीचे ब्लू। किसकी परसेंटेज पूछी जा रही है, ब्लू की। तो मैं ब्लू को एक्स लूंगा, इसको लूंगा 100 - x। ये हमेशा के लिए बेटा, जो पूछा जाएगा उसे एक्स, नहीं पूछा जाएगा उसे 100 - x। इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 0.3 आ गया, अगर इधर ले जाए, और इट विल बी इट इज इक्वल टू लॉग 100 - x डिवाइड x। माइनस खत्म करना बहुत इजी होता है, उल्टा कर दो इक्वेशन। अब चेक करो भी 0.3 कितने का लॉग होता है, आइडिया लगाओ। लॉग 2 होता है 0.3, इट मीन्स की जगह लॉग 2 भर सकते हैं हम। लॉग लॉग कट गया, 2 इज इक्वल टू x अपॉन 100 - x। 200 - 2x इज इक्वल टू x। 3x इज इक्वल टू 200। x निकल गया, कितने परसेंट है 200/3। 66, जो 66.6% तो x है, मीन्स ब्लू है। और बाकी जो बचा 33, तो मैक्सिमम है ये वाला क्वेश्चन थर्ड, क्योंकि इस पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग की वैल्यू या तो आपको दी जाएगी, या कोई ऐसी वैल्यू जो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगी, हाँ हमने पढ़ी हुई है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, लेंथी नहीं है टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है मुझे लगता है। बस याद रखो, इंडिकेटर के लिए हेंडरसन इक्वेशन यूज होता है। बेसिक थ्योरी प्रैक्टिकल में क्या काम आती है वो तुम्हें बता दी। 2 तरह के क्वेश्चन है, या तो आइडिया लगाना भी कौन सा रेंज के हिसाब से अच्छा इंडिकेटर है, दूसरा इसके क्वेश्चन करने, इतने परसेंट आयोनाइज, इतने परसेंट आयोनाइज है। हो जाएगा बेटा ये? तो मैं तुम्हें ये पीडीएफ कर देता हूँ, एक बार आप इसे रीड कर लो। थोड़े क्वेश्चन दे दूंगा कल करने के लिए, है ना, वो तुम क्वेश्चन करके देख लेना। एक टॉपिक हमारा हो रहा है, एक लेक्चर और लगेगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। एक टाइट्रेशन कर्व्स आती हैं, कर्व कैसे ड्रॉ करनी है, टाइट्रेशन कर्व, वो एक लेक्चर और है। वो 1-2 दिन रुक जाओ, पहले ये हम समझ लें अच्छी तरह, फिर वो भी लगा लेंगे एक लेक्चर, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लास ऑफ कर रहा हूँ। कर्व वाला टॉपिक जो है वो हम बाद में कर लेंगे।